बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हम आज अपने इस प्रोग्राम में सैयद अली गिलानी के ख़त से आगाज़ करते हैं कि सैयद अली गिलानी का जो तशवीशनाक जो अपने दर्द और कर्ब से भरपूर ख़त जो उन्होंने जारी किया अपने ऑफिस से, वो एक तवील ख़त है, लेकिन मैं उसके चंद इक़्तिबासात जो हैं आपके सामने पेश करता हूँ। उन्होंने लिखा, हालात सब्र आज़मा और मखदूश, लेकिन मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। सैयद अली गिलानी। अल्लाह ताला के बेपाया करम है कि उसने एक बार फिर मुझे आप लोगों से मुखातब होने का मौका अनायत फरमाया। हम सबको इस बात का बखूबी एहसास है कि आज हम बासियत कौम के एक इंतहाई मखदूश और सब्र आज़मा सूरत हाल से दो चार है। एक तरफ भारत जुल्म जोर के नित नए हथकंडे अपनाकर हमारी कौम का काफिया हयात तंग करने और हमें अपनी सरजमीन से बेदखल करने पर तुला हुआ है, और दूसरी तरफ आलमी बरादरी के ज़मीर पर कश्मीर के ताल्लुक़ से जो छाई हुई पुरमज़दगी है वो मज़ीद गहरी होती जा रही है, और भारत को कश्मीर में कुछ भी कर गुजरने की गोया छूट ही मिल गई है। बल्कि हालिया दिनों में आलमी सियासत में रोनमा होने वाले कुछ तब्दीलियों से इस बात का भी साफ इंदिया मिलता है कि कश्मीर के हवाले से अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पक रही है, जिसके बारे में कश्मीरी अवाम को मुकम्मल तौर पर अंधेरे में रखा जा रहा है। इस ताल्लुक़ से हमारी हमायत और हमनवाई का दम भरने वाले हमारे कुछ हमदर्दों का किरदार भी शुकूक और शुबात के बादलों से घेरा हुआ है। इस तरह की सूरत हाल से किसी कौम को साबका पेश आए तो उसके अफराद में किस कदर बददिली या मायूसी पैदा हो जाना अगरचे एक फितरी चीज़ है, लेकिन मैं आपको याद दहानी कराना चाहता हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और जिन लोगों को अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी बेइंतहा कुदरत और रहमत पर ईमान और यकीन हो, उनके लिए मायूसी की कतन कोई गुंजाइश नहीं। ये ख़त तकरीबन 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, उन्होंने कश्मीर के हवाले से और हिंदुस्तान की मक्कार पॉलिसियों के हवाले से इंटरनेशनल यानी बैनुल-अक़वामी तौर पर कश्मीर को जिस अंदाज से हैंडल किया जा रहा है उस हवाले से, और वहाँ जो कश्मीर में जुल्म व सितम हो रहा है उस हवाले से उन्होंने तफसीलन अपने ख़त में इजहार किया, और इंतहाई दुख से ये इजहार किया कि हमारे जो मुसलमान मुल्क या बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से खामोशी, और इस वक्त जो इंटरनेशनली तौर पर या अंदरूनी तौर पर जिसे बैकडोर चैनल कहते हैं उस के हवाले से जो बातचीत या गुफ्तशुनीद हो रही है, और मोदी जिस तरह से अपनी जो उसके अज़ाइम में उनकी तकमील चाहता है, उस हवाले से उन्होंने इंतहाई तशवीश का इजहार किया। लेकिन हमें यकीन है कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की जो आर्मी है या पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो कभी और किसी हालत में भी हिंदुस्तान के उन अज़ाइम को कभी पाया तकमील तक नहीं पहुँचने देंगे, और कश्मीर को मुकम्मल हड़प होने से बचा कर रखेंगे। कश्मीर की आज़ादी सिर्फ कश्मीरियों की आज़ादी नहीं बल्कि तहरीक तकमील पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान को बखूबी इल्म है कि कश्मीर की आज़ादी से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो किस कदर खूबसूरत, और इसके जो अवाम और इसकी खुशहाली और इसकी तामीर और तरक्की में और रियल खुशहाली में किस कदर तब्दीलियाँ आएंगी, ये पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के चंद लीडर इसको बखूबी अदराक रखते हैं। हमें अफसोस है कि आज़ाद कश्मीर या हमारी जो कश्मीर की जो लीडरशिप है वो भी बिल्कुल खामोश है, और उनको इस हवाले से इल्म ही नहीं है, और वह अपने सियासी जो उखाड़ बछाड़ है या सियासी जोड़ तोड़ है उसमें लगे हुए हैं, और उन्हें इस बात का कोई इदराक नहीं कि इस वक्त कश्मीर के हवाले से इंटरनेशनल जो थीरीज़ हैं या इंटरनेशनल जो साजिशें हैं वो क्या काम कर रही हैं और किस तरफ जा रही है। हमें इस वक्त इस मुश्किल तरीन वक्त में या इस तशवीशनाक सूरत हाल को सामने रखते हुए हमारी लीडरशिप को किस तरफ अटैक करना चाहिए, किन लोगों के साथ मिलना चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट से मिलकर क्या करना चाहिए, लेकिन उस हवाले से हमारी लीडरशिप मुकम्मल गर्ब जानबदार लगती है और खामोश लगती है, और महसूस होता है कि वो सिर्फ अपनी कुर्सी इक़्तिदार
को बचाने को सामने रखते हुए वो उसी सियासत और उसी कुर्सी की सियासत के इर्द गिर्द घूम रही है और वही उसको आगे लेके जा रहे हैं। हमें इस वक्त आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान हैं उनके हालात देख के तो हमें वाकई अफसोस होता है कि वो सिर्फ इलेक्शन की मुहिम को आगे लेकर चल रहे हैं, लेकिन कश्मीर की सूरत हाल को सामने लेकर वो नहीं चल रहे। नाज़रीन, हाल ही में जिस तरह से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बांग्लादेश का जो दौरा किया और बांग्लादेश में जाकर उन्होंने जो तकरीर की और बांग्लादेशी मुसलमानों ने जो उसके ख़िलाफ़ रिएक्ट किया, वो भी इंटरनेशनल मीडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया कि मुसलमान, वो बांग्लादेश जिसकी खातर इंडिया ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर तो इंडिया को आज़ादी दिलाई थी। और जिस तरह से मोदी अपनी इस तकरीर में इजहार कर रहा है कि मैं 1970 में जब ये आज़ादी की जंग लड़ी थी तो मैं खुद इस जंग में शामिल हुआ था और मैंने जेल भी काटी थी, वो मोदी आरएसएस का वो जो नुमाइंदा, जो उसका एक सिपाही है या अब जो लीडर है, उसने इजहार किया वहाँ उनकी सॉइल पर, धरती पर खड़ा होकर बांग्लादेश की लीडरशिप के सामने जिस तरह से इजहार किया। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की गारत ने जिस तरह से उसकी मजम्मत की और इज्तिमाई तौर पर मजम्मत की, हम बांग्लादेश के मुसलमानों को सलाम पेश करते हैं। और कश्मीरी मुसलमानों के हक़ में भी उन्होंने जिस तरह से एहतजाज और सड़कों पर निकल कर उनकी हमायत का इजहार किया, मैं समझता हूँ कि कश्मीरी मुसलमान भी उनके एहसानमंद हैं। नाजरीन, हाल ही में इंडिया के जो एक जर्नैल जो थे, 3-4 जर्नैल जो थे, वो कनाडा जाने के लिए उन्होंने अप्लाई किया और कैनेडियन गवर्नमेंट ने उन सीनियर तरीन जर्नल्स को वीज़ा देने से इनकारी कर दी। और उनका जो इनकार किया, जो सबब था या जो रीज़न्स रखे, वो ये थे कि ये दहशतगर्द, यानी इन्होंने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और इंसानों की कत्ल व गारत में इन्होंने जो हिस्सा लिया, उस हवाले से कैनेडियन गवर्नमेंट ने या उसकी जो वहाँ सफारतखाना था, उनका जो जवाब था, इंडिया ने इस पर बड़ा एहतजाज किया और बहुत ही उन्होंने लंबा चौड़ा लिखा। लेकिन बहरहाल इस वक्त तक कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो उनके इस मौक़िफ़ को रद्द कर चुकी है और उन जर्नल्स को उन्होंने वीज़ा देने से इनकार कर दिया। मैं समझता हूँ कि सलाम हो उस कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर या उनकी हुकूमत को कि उन्होंने ये एहसास किया कि ये जो जर्नल इनके हाथों इनके हाथ जो हैं वो बेबस निहत्ता मुसलमान, कश्मीरी मुसलमानों के खून से रंगे हुए, उनको अपनी सॉइल पर आने तो नहीं दिया, वीज़े नहीं दिए, लेकिन उसी के साथ हमारे मुसलमान भाई जिनके साथ हम उठना जो मरना जीना हमारा उनके साथ था, उन्होंने इंडियन जो लीडरशिप है उसे बुलाकर उसको अपने बड़े सिविल एजाज़ से भी नवाजा और उसके इस्तकबाल में और उनके मंदिर बनाने में और उनको वहाँ सोने के चढ़ाव चढ़ाने में जिस तरह से हमारी इन मुसलमान लीडरों ने जो उसका साथ दिया, उसको देखकर और उनके उन एक्शंस को देखकर हमारे सर शर्म से सरनगू हैं। और इसी वजह से इस वक्त जो पूरी दुनिया में जो इसराइल जो अपनी फतूहात के जो नशे में जो झंडे गाड़ता जा रहा है, उसकी वजूहत यही है कि हम मुसलमान, बाहसीत मुसलमान, आज तक किसी एक बात पर खड़े नहीं हो सके और मुसलमान अपने इत्तेहाद का इजहार नहीं कर सके, जिसके लिए हमारा किरदार जो है वो आलमीन के सामने काबिल मज़म्मत है। नाज़रीन, मेरे साथ मेहमान हैं आज जनाब मुर्तज़ा दुरानी साहब, मोस्ट वेलकम, आप तशरीफ़ लाए। तो हमने इस वक्त जो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बांग्लादेश में जो इस वक्त उसका जो टूर था और वहाँ के बांग्लादेशी मुसलमानों ने जिस तरह उसका जो मजम्मत की और जिस तरह से उसको सड़कों पर निकल कर और कई 3-4-5 वहाँ अमवात भी हो चुकी है, उस हवाले से आपका क्या ओपिनियन है, ताकि नाजरीन शेयर कर सकें कि वहाँ के हालात और मोदी का जिस तरह इस्तकबाल हुआ, उस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? गदेर साहब, इस तरह गुजारिश है कि ये ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि इंडिया के अंदर भी जो है वो यही हालात हैं मोदी के ख़िलाफ़, क्योंकि जिस तरह मोदी ने एक्सट्रीमिज़म को और पूरे दुनिया में उसके ख़िलाफ़ एक नफ़रत की फ़िज़ा बन गई, उसके जो इक़दामात थे। और आप देखें अभी बरतानिया का भी वो विज़िट कर रहे हैं, तो हमारी जो कश्मीरी डायस्पोरा है उन्होंने पहले से एहतजाज का वो तैयारी की हुई है और इसके लिए जो है वो जो मोदी सरकार है उसको पूरी दुनिया में इस तरह की मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह कि उन्होंने गुजरात में जो उन्होंने
किया था एज ए चीफ मिनिस्टर। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर वो बने, उन्होंने हिंदुत्व को जो है फ़रोग दिया, एक्सट्रीमिज़म को, राष्ट्रीय राइफल्स और इनके जो जितने भी मजहबी जो हैं वो इंतहा पसंद ग्रुप्स हैं, अब इस वक्त तो वो रूल वही कर रहे हैं। इस वक्त जो माइनॉरिटीज़ हैं व बाकी जो लोग हैं वो तो वहाँ पे तो उनकी कत्लेआम हो रहा है इंडिया में और पूरी। आप मकबूजा कश्मीर में देख लें कि आज 600 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को, और पूरे 600 दिन हो गए हैं। 1800 कश्मीरी इस 600 दिन में इस मोदी की सरकार में शहीद हुए, और आप देखें 400 कश्मीरी शहीद हुए और 1800 ज़ख्मी हो गए। तो ये हालात जो हैं पूरी दुनिया में आखिर देखी जा रही है इस सिचुएशन के। लेकिन इसी के साथ जो कनाडा ने अपना इकदाम किया वो भी तो एक मिसाली है कि उन्होंने उन जर्नल्स को, उन सीनियर लोगों को अपना वीज़ा देने से इनकार कर दिया। देखें ना, कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने तो हमेशा जो है वो जेस्चर दिया उन्होंने, कनाडा का, न्यूजीलैंड का। ये लोग जो है ये देखें, ये तो इंसानियत के साथ इनका ताल्लुक है, ये कोई मजहबी और वो उसमें नहीं जाते, इनका ताल्लुक मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाजरीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर हम आपको जर्मनी की जो चांसलर है और उसने जो कोविड के हवाले से जो वैक्सीन जिन लोगों ने ईजाद की, उनको किस तरह से उनके एजाज़ में उसने जो उनको अटेंड किया, हम उस हवाले से भी एक छोटा सा क्लिप दिखाएंगे। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक नाज़रीन। तो मैंने जो जिस तरह ब्रेक से जाने से पहले मैंने अर्ज़ की थी कि जर्मनी की जो चांसलर है और उस खातून ने वहाँ की जो डॉक्टर हैं जिन्होंने वैक्सीन ईजाद की कोविड के हवाले से, उनको किस तरह से वो आगे चलने से इनकार हो गई। उन दोनों को, खातून को और उसके हस्बैंड को, आगे किया और उसके पीछे चलने में अपनी इज्जत समझी, अपना एजाज़ समझा, और उन लोगों को जो साइंसदान हैं, इन्वेंटर्स हैं वैक्सीन के, उनको आगे अपनी आगे रखा और उनको इज्जत दी। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो हाल ही में उन्होंने बाग में जाकर जो जलसा किया, और हमारे बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है उन्होंने रावलाकोट में जाकर जो 2 बड़े जलसे किए इस कोविड में, और शुनीद है कि इस वक्त 12 से 14% हमारी जो रिपोर्ट हो रहे हैं ये जो कोरोना के हवाले से मरीज़ जो हैं, तो हमारे वज़ीर आज़म आज के मौजूदा और साबका, उन्होंने इस कोरोना का इस्तकबाल खुद और अपने अवाम के साथ मिलकर किस तरह किया वो भी देख लें। और जो इनोसेंट लोग जो अपनी जानें दे रहे हैं, जो माएँ अपनी जानें दे रही हैं, जो बच्चे अपनी जानें दे रहे हैं, जो डॉक्टर अपनी जानें दे रहे हैं, उस हवाले से भी आपके पास इस वक्त डाटा तो हर रोज़ शेयर हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि दुरानी साहब आप बताएं कि क्या हम वाकई एक कौम हैं, और कौम चूँकि हम प्राइम मिनिस्टर जो होता है या लीडर जो होते हैं वो कौम के प्रीएम्बल होते हैं, कौम उनको देखकर तो खुद डिसिप्लिन में आती है। तो अगर ये डिसिप्लिन का इजहार हमारे लीडर जिस तरह से कर रहे हैं और जिस तरह कोविड में वो खुद बड़े बड़े जलसों से जाके खिताब कर रहे हैं, तो क्या ये ठीक कर रहे हैं और ये कौम की हिफाजत के हवाले से इनके इकदाम ठीक है? बड़ी बदकिस्मती है गर्दाई साहब के आपने देखा होगा कि आज भी रिपोर्ट आई कि मुजफ्फराबाद मेडिकल कॉलेज सिर्फ इस वजह से बंद कर दिया गया कि वहाँ पे कोरोना केसेस आए। मुजफ्फराबाद के काफ़ी सारे होटल्स बंद कर दिए गए। मीरपुर में लॉकडाउन रहा 1 हफ्ता पिछले दिनों में, और अभी रावलाकोट, बाग, पुंछ, अभी ये जब रिपोर्टें आएंगी तो ये सारा नज़ला इनके ऊपर गिरेगा। और ये लीडरशिप जिम्मेदार है हमारी। तो लीडरशिप को चाहिए था कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। ना मास्क का इस्तेमाल किया गया, और जिस तरह आपने देखा वह जमे गफ़ीर था रावलाकोट में भी, आप देखें बाग में भी देखें, तो लोग किस तरह वहाँ पे ना किसी ने SOPs को फॉलो किया, किसी के पास। और यही वज़ीर-ए-आज़म साहब क्रेडिट लेते थे फारूक हैदर साहब के, जी मैंने आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन किया, उन्होंने एंट्री पॉइंट्स सक्सेस स्टोरी की, लेकिन जब वो ज़रूरत थी और उन्होंने वो उसको खुद ही वायलेट किया जी, और उनको वायलेशन नहीं करनी चाहिए थी। देखें अभी उनको तो एक मैसेज देना चाहिए था कि ये अगर मैं नहीं करूंगा जलसा तो फिर कोई और भी नहीं करेगा। बिल्कुल सही। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद पहल कर दी। जी बिल्कुल। फिर PTI को मौका मिल गया। अब अगर प्राइम मिनिस्टर करेंगे तो फिर तो बाकी जमातें भी करेंगी। बिल्कुल सही। ये तो सियासी माहौल बन गया, अब तो इलेक्शन का सीजन आ गया। तो
प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट है, उनको चाहिए कि वो खुद एक ऐसी मिसाल बनाएं, जिस तरह आपने जर्मन चांसलर की बात की कि उन्होंने उनको रिस्पेक्ट दी और कहा कि ये आप आगे चलेंगे, ये मैं मिसाल, आपके पीछे चलूंगा, ये मिसाल कायम करते हैं हमारे। ये इंटरनेशनली आप देखें कि ये लीडर्स जो हैं वो दुनिया के लिए एक मिसाल छोड़ जाते हैं कि हमारे यहाँ जिस तरह आपने सुना होगा कि फ्रांस में एक जो टीचर पेश हुआ अदालत में, तो वो चलान पे, ट्रैफिक चलान पे पेश हुआ, तो जज ने कहा कि खड़े हो जाएं, वी हैव ए टीचर है इन ओवर कोर्ट, इन आवर कोर्ट। तो अब वो तो एक एग्जांपल, अब वो कोर्ट होती रहेगी, बेशक उसको चलान हुआ या नहीं हुआ, अब ये जर्मन चांसलर का ये कोर्ट होता रहेगा। और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो वायलेशंस की हैं, अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि हमारे साथ सरदार शमशाद खान साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के हैं। हम उनको ज़रा सुनेंगे कि अदालतों के हवाले से जो हमारे यहाँ इस वक्त जो कुछ हो रहा है, उस हवाले से उनकी क्या इनपुट है। जी सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच। आप अपने कीमती वक्त में से आपने हमें कुछ वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। मैं ये चाहूँगा, मेरे साथ मुर्तज़ा दुरानी साहब भी हैं जो साबिक़ मशीर थे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के। तो हम दोनों ये चाहेंगे कि आप अपने नाजरीन के साथ अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर करें कि मौजूदा हुकूमत जो के पास जो एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर था, और वो कुछ न कुछ है, ये दोनों इंस्टीट्यूशन जो थे वो अवाम को, लोगों को कुछ रिलीफ देते थे। लेकिन मौजूदा हुकूमत जनाब फारूक अदर खान साहब की इनके इक़्तिदार के दौरान ये दोनों इंस्टीट्यूशन जो हैं ये तकरीबन कोलैप्स कर चुके हैं और इस वक्त ये आखिरी सांस ले रहे हैं। इस हवाले से भी हम ये चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि इस हमारे हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकबिल क्या है और लोगों को किस तरह से आज क्या सूरत हाल है, उनको रिलीफ मिल रही है या नहीं मिल रही, और आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या होगा। क्या ये दोनों इंस्टीट्यूशन सर्वाइव कर सकेंगे या ये ख़त्म कर दिए जाएंगे। जी बड़ी मेहरबानी शाह साहब, बड़े वाइटल क्वेश्चन किए आपने, और इससे पहले भी आपने एक फर्जंदे कश्मीर के तौर पे बारहा इन इश्यूज को जनाब ने टेकअप किया है। असल मसला सर ये है कि यहाँ पे जो भी हुक्मरान आया, एक कुछ अरसे से वो जुडिशरी जो अदलिया है उसकी पीठ में खंजर घूमता रहा। मसला मैं मिसाल दूंगा, सरदार अतीक साहब ने रियाज अख्तर चौधरी साहब को ऊपर लाने के लिए दो जजेस का खेल बनाया, एक चौधरी ताज साहब का और एक मंजूरुल हसन गिलानी साहब का, वो सबके सामने है। उसके बाद हाजी याकूब साहब आए, उनका इख्तिदार आया, तो उन्होंने आके वो 4-4 करोड़ रुपए लिए और जिसके मतलब फारूक अदर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे 4 जज भर्ती कर लिए। अब फिर इसके बाद ये नया दौर जो आया तो इन्होंने अपने मर्जी के जजेस भर्ती किए, जिसके यानी जो भी आया जुडिशरी की पीठ में खंजर घूमता रहा। अब मसला ये है कि लोगों को तो इंसाफ छोड़िए, लोगों की एक बेल एप्लीकेशन उनकी पेंडिंग है, 2-2 साल से हाई कोर्ट में पेंडिंग है और कोई हियरिंग नहीं हो रही है सिरे से। बुरी तरह से इस इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया गया। अब मुझे लगता है जी कि सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने के लिए एक साजिश मरतबगी की जा चुकी है। भाई क्या मुश्किल क्या है इमरान खान साहब के लिए एक सिग्नेचर करना। पहले इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, चुंगियां और जो कहते हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी, तो कश्मीर काउंसिल में की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो इन्होंने सारी खत्म की करके, तो पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो उनकी वजारतें हैं, बराह रास्त सारा उनको दे दिया, इख्तियार दे दिया। अब उसके बाद ये इसमें फिर दोबारा एक तरमीम की गई कि कश्मीर काउंसिल का इख्तियार नहीं है जी जजेस की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में, बल्कि ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लिखते हैं, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चेयरमैन कश्मीर काउंसिल लिख लिया गया। अब उसके बाद रुकावट कौन सी पड़ी हुई है बीच में कि ये एक सिग्नेचर, एक दस्तखत नहीं हो सकते हैं, उसके लिए क्या मुश्किल क्या है। तो सीधा सीधा लगता ये है कि इन्होंने कंस्पायर किया उनके साथ मिलके, और ये हमारी सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने की एक मुकम्मल साजिश तरतीब दी जा चुकी है। दैट्स वाई कि और फिर ये कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ये जो चीफ जस्टिस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हैं, इनको तो सिरे से बर्दाश्त कर ही नहीं रही है, इसलिए कि 4 लाडले जो जजेस थे इस गवर्नमेंट के वो इन्होंने फारिग किए कि चूंकि उनकी अपॉइंटमेंट गलत थी। तो उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया कि जो इससे पहले इस तरह के फैसले हुए हैं, ऐसा नहीं है। जब आजम खान साहब थे, इब्राहिम जिया साहब थे, कितने जजेस निकाले गए जिनकी अपॉइंटमेंट गलत थी, लेकिन ये इन्होंने एक ऐसे अंदाज में इसको लिया है कि पर्सनल अटैक लिया है
और लेके इस इदारे को तबाह करने के लिए पूरी तरह इन्होंने हैंड ज्वाइन किए हुए हैं। अब मुझे लगता ये है कि फ्यूचर में आज़ाद कश्मीर का हाई कोर्ट तो शायद हो, लेकिन जो रियासत की शनाख्त है वो खत्म करने के लिए जो प्लानिंग हो रही है कि इसको कैसे किया जाए। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है कि जनाब आप इसको प्रोविंस बना रहे हैं तो ये बात ठीक है। ऐसा प्रोविंस का सुप्रीम कोर्ट तो होता नहीं है, सीधी बात है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट पे इस वक्त तलवार लटक रही है उसको खात्मे की, वेयरएज हाई कोर्ट के अंदर ये इंडक्शन डेफिनेटली इनको करनी पड़ेगी, लेकिन कब ये पता नहीं। क्या पीटीआई की गवर्नमेंट करना चाहती है आने वाली? ये तो कर नहीं सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि जब तक ये दोनों जजेस नहीं होते, दोनों चीफ जस्टिस कंफर्म नहीं होते, वो रिकमेंडेशन नहीं भेजते, अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। अब ये कोई आईनी तरामीम करना चाहते हैं, लेकिन वो कश्मीर काउंसिल की मर्जी के बगैर वो भी नहीं हो सकती। तो मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में ये मामला सेटल होगा। अच्छा और सरदार ये सरदार साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो आप हमारे साथ रहिएगा लाइन पे। नाजरीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर हम सरदार साहब का ये जो उनका जो ओपिनियन है हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में, इसको कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक जी सरदार साहब जी, मुख्तसर सा लेकिन कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। हाई कोर्ट के अंदर इंडक्शन तो होंगी। मुझे लगता है कि इसलिए ये हाई कोर्ट वाला और सुप्रीम कोर्ट वाला मामला सेटल नहीं किया जा रहा है कि आगे जो आने वाली गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट अपनी मर्जी के जजेस को अपॉइंट करेगी। सर, इसका तरीकाकार सिंपल क्या है? सिंपल ये है कि एक जुडिशियल कमीशन तरतीब दिया जाए, जुडिशियल कमीशन तरतीब देके तो इस मसले का परमानेंटली हल किया जाए। अदरवाइज ये इनके दरमियान, चीफ जस्टिस के दरमियान ये इख्तलाफ रहेंगे ही रहेंगे। जो चीफ जस्टिस गवर्नमेंट के ज्यादा करीब होगा। सरदार साहब, ये जो सजेशन आप दे रहे हैं एज ए सीनियर लीगल एडवाइजर, एडवोकेट हैं आप, तो ये आप वकला की सतह पर, आप बार कौंसिल की सतह पर इसको एजिटेट क्यों नहीं करते और इसको क्यों नहीं पब्लिकली इसको लेकर आगे चलते और फेडरल गवर्नमेंट को भी बताते, हुकूमत आज़ाद कश्मीर को भी बताते? इस वक्त तो आपकी जो बार कौंसिल है वो एब्सोल्युटली मम, दे आर क्वाइट। तो उससे पता चलता है कि आपकी इमाम भी इस तमाम इस निज़ाम के खात्मे के साथ साथ आप लोग एग्रीड हैं और आप लोग तावन कर रहे हैं। सर, एक बात मैं कहूंगा, यहाँ बड़ी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत जनाब ने पॉइंट आउट किया है। कहते हैं पहाड़ी में कि अपनी बोटी की खातर दूसरे की भैंस काट देना। बार काउंसिल में इस वक्त जो वाइस चेयरमैन साहब आए हुए हैं, वो वाइस चेयरमैन उसका भी पीटीआई से ताल्लुक है। हमारे आजाद कश्मीर में 25-30 वकला ऐसे कि जिनकी वजह से ये सारा बहरान पड़ा हुआ, और उनमें से हर आदमी इस चक्कर में है कि कल जज में लगूंगा, बोलता नहीं है, और वही लोग जो लीड ले रहे हैं। तो इन्हें इंटरेस्ट इस चीज से नहीं है कि रियासत के अंदर क्या हो रहा है, रियासती आवाम के साथ क्या हो रहा है। उनको इंटरेस्ट ये है कि कल उनको क्या मफाद मिलेगी। अभी बार काउंसिल ने कॉल दी है, उस पर एक हड़ताल हुई भी है, उन्होंने 1 महीने का डेड टाइम दिया हुआ है। अब देखते हैं कि 1 महीने के बाद कोई बात चलती है या नहीं चलती है। लेकिन मुझे ये पुंछ डिवीजन का एक इजलास बुलाया हुआ है प्रेसिडेंट बार ने, अभी पुंछ डिवीजन की सारी बारें बुलाई हुई है और कोई भरपूर तरीके से एजुकेट करना चाहते हैं। सरदार साहब हमारे पास चूंकि वक्त बहुत कम है, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहे। हम इंशाल्लाह आइंदा फिर आपसे इस ज़िम्न में कांटेक्ट करेंगे और आपकी राय अपने नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी, तो दुरानी साहब, एक तो आपने सुन लिया कि जो हमारी अदालतों के हवाले से जो इस वक्त चल रहा है निज़ाम, और ये एक सीनियर एडवोकेट हैं, उनके भी आपने ओपिनियन सुन लिया। आपके ख्याल में क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करना चाहते हैं और इन दोनों इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करना चाहते हैं, या किसी एक इंस्टीट्यूशन यानी हाई कोर्ट को रहने दिया जाएगा? एक्चुअली ये सरदार साहब अभी जो गुफ्तगू फरमा रहे थे कि अपने जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए हर कोई हुकूमत कोशिश करती है, तो देखिए मकनना और जो इंतज़ामिया अगर इकट्ठी हो जाए तो फिर इंसाफ कहाँ से मिलेगा लोगों को? जी, पहले तो ये देखना चाहिए कि हर हुकूमत ये क्यों चाहती है कि मेरे जजेस अदालतों में बैठे। बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि वो अपने जितने नाजायज़ काम हैं, जितने उनके वो अदालतों से जो है ना वो उससे लेना चाहते हैं एक NRO, कि वो अदालतों में जब जाएंगे हमारे जज बैठे होंगे तो हमारी फेवर में काम करेंगे। इसका मतलब है आम आदमी का तो कोई नहीं सोचता। जी बिल्कुल। आज तक ये मैकेनिज्म नहीं बन सका कि मेरिट पे जजेस की अपॉइंटमेंट आज़ाद कश्मीर में कैसे होगी। जी बिल्कुल। 15-20 साल से तो यही चल रहा है कि मेरी जज और मेरी बरादरी और मेरे इलाके का बंदा होना चाहिए। बिल्कुल। और इस चीज़ को जो है ना वो
हम सब को मिल के इस चीज़ की जो हौसला शिकनी करनी चाहिए कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट है कम से कम ये एक इंसाफ का जो इदारा है, ये अगर जिस मुल्क में इंसाफ ना रहे, कुफर की हुकूमत तो कायम रह सकती है, ना इंसाफी से हुकूमत कायम नहीं रह सकती। जी, लेकिन दुरानी साहब क्या करें, हमारा जो इस वक्त जो अदलिया के हवाले से जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है वो वकला की बरादरी है, और वकला हैं जो एजिटेट कर सकते हैं और उनको एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्या होने जा रहा है और होना क्या चाहिए। यानी इंसाफ के तकाजे किस तरह से हमें जो देखने को और सुनने को मिले वो तकाजे किस तरह पूरे किए जा सकते हैं, वो बरादरी बिल्कुल खामोश है। आपने देखा होगा कि हमारे किसी ज़िला में से कोई आवाज़ नहीं निकल रही। अभी इन्होंने फरमाया कि जी हमने एक हड़ताल के लिए कॉल किया है, और इसी तरह हमारे जस्टिस जो है जो ओथ ले रहे हैं और जो कायम मकाम है उन्होंने भी किसी आज तक तशवीर का इजहार नहीं किया। तो ये किस तरह से क्या निज़ाम है, ये क्या चल रहा है? जो वकला हैं वो भी हमारे से ही हैं ना, वकला जजेस सारे इसी माशरे का हिस्सा हैं। वकला भी अपने मफादात को देख रहे हैं, वो भी ये समझ रहे हैं कि शायद हमें जो है ना, हमने मुखालफत की तो हमारा नाम ना हो सके जजेस की उस लिस्ट में आ सके। हर बंदा यही कोशिश कर रहा है कि मैं भी इस दौड़ में शामिल रहूं, मैं भी इसमें। उसने ये नहीं देखना कि मेरिट कहाँ पे है, उसने ये देखना है कि मैं किस तरह अपना नाम जो है ना वो इस मुकाम पर लेके जाऊं जहाँ पे मुझे भी एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कंसीडर किया जाए। इसलिए जो वकला तो खामोश रहेंगे, और बदकिस्मती से ये है कि हर वकला के तंजीमों के अंदर, बार कौंसल्स के अंदर भी पार्टियां बन चुकी हैं। कोई पीटीआई के वकला हैं, कोई पीपल्स पार्टी के हैं, कोई नून लीग के हैं। तो अब वो सिचुएशन जो है ना वो चेंज हो गई है। ना ही वकला मेरिट पे बात करेंगे, ना ही जजेस बात करेंगे, क्योंकि वही वकला जो है वही जज बन रहे हैं, वहीं से वो जा रहे हैं, इसी माशरे का हिस्सा हैं। तो इसके लिए हुकूमत और हमारे जो लीडर्स हैं, हमारी जो सियासी क़यादत है, उनको बैठ के फैसला करना चाहिए कि हम आने वाली नस्ल के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। जी बिल्कुल। हम आने वाले लोग अपनी मुस्तकबिल के लिए क्या करके जा रहे हैं। आज आपने शायद देखा होगा, मैंने वो आपको भेजा एहतसाब ब्यूरो के हवाले से जो 17 मुलाजम फारग किए। एहतसाब ब्यूरो का एक लेटर है, फारूक हैदर साहब जिस चीज़ का क्रेडिट लेते रहे कि मैंने जो है वो इदारे बनाए, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया, तो एहतसाब ब्यूरो ने आज पब्लिक सर्विस कमीशन पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया कि जी पब्लिक सर्विस कमीशन इस काबिल नहीं है कि वो हमारे मुलाजमों के टेस्ट इंटरव्यू ले सके, तो इसलिए ये मुलाजम जो है डाक इतने अरसे के बाद फारग हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो अब इनका ही लगाए हुए चेयरमैन साहब ब्यूरो जो है वो अपने ही जो है और पब्लिक सर्विस कमीशन वो पीएससी के मेंबर भी रह चुके, खुद भी रह चुके। और आज आपको लेटर मैंने भेजा, आप देख लें, उसमें उन्होंने अदम एतमाद किया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे इदारे पे। अब आप देखें आज़ाद कश्मीर में पब्लिक सर्विस कमीशन खत्म, बिल्कुल, एहतसाब ब्यूरो खत्म, बिल्कुल सही, जुडिशरी आपकी जो है सुप्रीम कोर्ट खत्म, हाई कोर्ट में 2 जजेस हैं, 9 के बजाय 2 हैं, सुप्रीम कोर्ट में 3 के बजाय 1 चीफ जस्टिस एक्टिंग बैठे हुए हैं। तो क्या इदारों को हम मैसेज मतलब क्या कर रहे हैं? फारूक हैदर साहब तो कल भी बाग में उन्होंने कहा जी वो इस्लामाबाद में जजेस की जो है ना अपॉइंटमेंट के लिए 6-6 करोड़ रुपए की बोली लग रही है। तो आपके दौर में अगर आप मेरिट पे काम करते तो आज ना बोलियां लगती। आप देखें, अपना गिरबान में झांकना चाहिए ना पहले। उन्होंने क्या किया, अपना प्लाजा शुरू कर दिया। आज वो जो है ना प्लाजा पूरे मुजफ्फराबाद में तमाशे का वो बायस बना हुआ। मतलब प्राइम मिनिस्टर को क्या ज़रूरत थी इस दौर में, आखिरी टाइम पे 2-4 महीने रह गए तो वो अपना प्लाजा बना देते हैं ऐसी मुतनाज़ा जगह पे। तो ऐसे इकदाम कर रहे हैं उनके लोग, उनके साथ जो बैठे हैं वज़ीर आज़म के साथ, जो उनके मुशीर बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है उनको बंद गली में उन्होंने धकेल दिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि अपनी वो नज़रसानी करें, अदरवाइज ये जो अगला इलेक्शन है वो उसमें आप देखें नून लीग को बड़ा नुकसान साहब। इलेक्शन की तो दूर की बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई होशमंद सिविल सोसाइटी हो, चूँकि हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी ख़त्म हो गई, अगर सिविल सोसाइटी होती तो जिस तरह हमने इस अपने नाजरीन को ये दिखाया है कि बाग में जिस तरह जलसा हो रहा है या जिस तरह रावलाकोट में जलसा हो रहा है, सिविल सोसाइटी वाले खड़े हो जाते कि हम इस कोरोना, इस वबा की मौजूदगी में आपको जलसे नहीं करने देंगे। वो बैनर लेकर खड़े हो जाते, वो कहते हैं हमारी लाशों पर तुम यहाँ जलसे करोगे। लेकिन सिविल सोसाइटी, प्रोफेसर, लेक्चरर्स, ये जो वकला, ये सारे लोग खत्म हो चुके हैं, ये बिक चुके हैं। ये तो सिस्टम माशरा, मैंने कहा ना माशरा, आपको इसको माशरे को दुरुस्त समत में लेके जाने वाली लीडरशिप होती है। जी बिल्कुल। लीडरशिप को कहा जाता है कि वो दरिया के अपोजिट जो है ना वो बहाव में चलती है, बिल्कुल। वो दरिया के साथ नहीं बहती। अब हमारी लीडरशिप ये है कि अवाम के साथ बह रही है, बिल्कुल। और इसमें कौन सी लीडरशिप रहेगी? कोई कुछ नहीं। कोई आप देखें कोई उनका ओपिनियन है यहीं पे, अगर वो फारूक हैदर साहब ऐलान करते कि मैंने जलसे करने, नहीं जलसे तो आप देखें कोई सिविल सोसाइटी सारे वो भी इनके साथ होते। बिल्कुल। जब वज़ीर आज़म स्टेट का ये कहेगा, जब साबिक़ वज़ीर आज़म जो है ना वो स्टेट का ये कहेगा,
तो फिर कौन सी सिविल सोसाइटी, कौन सा माशरा, ये तो यही है। नाज़रीन, हमने इस प्रोग्राम से पहले जो पहला प्रोग्राम था, हमने तफसीलन कोरोना के हवाले से आपको दिखाया था कि इस वक्त जो कोरोना की वबा पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में जिस तेज़ी के साथ फैल रही है, उसका पूरा डेटा आपके साथ शेयर किया था। लेकिन उसके 3 दिन बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जाकर बाग में जलसा किया, हमारे बैरिस्टर साहब ने जाकर रावलाकोट में जलसा किया, और मुसलसल पब्लिक गैदरिंग जो है वो जारी है। लेकिन दूसरी तरफ वही इंतज़ामिया आकर छोटे दुकानदारों को, अपना ये जो रेडी वाले को, ये छोटे छोटे लोगों को उठाकर इनको पुलिस जाके कौन पकड़वाती है, इनको मारती है, इन पर जुर्माने करती है, इनको जेलों में बंद करती है। तो मैं समझता हूं कि इंतजामिया वालों को भी शर्म आना चाहिए, उन्हें खौफ कर रखाना चाहिए कि हमने भी कब्र का पेट भरना है और अल्लाह के सामने हाजिरी देनी है कि जब वजीर आजम का जलसा जो हजारों पर मुश्तमिल है, वहां हम बाहसियत मुंतजिम हम एहतजाज नहीं कर सके कि जनाब हम किस मुंह से इस पब्लिक में गरीब लोगों को जाकर हाँक कर हम इनको, इनकी दुकानें बंद कराएं, इनके कारोबार बंद कराएं, और दूसरी तरफ आप ये जलसे कर रहे हैं, तो फिर हम किस तरह से, किस उसूल के तहत हम इन लोगों को पाबंद करेंगे। नाजरीन, मैं इसी के साथ आपको बांग्लादेश ले चलता हूं कि जहां हम फातिमा जिन्नान है, उस वक्त ये जो जब 69 में जब इलेक्शन हुए थे, और उस वक्त सदारती इलेक्शन में अयूब खान के खिलाफ वो जब तशरीफ ले गई थी बांग्लादेश में, और जिस तरह उस बांग्लादेशी मुसलमानों ने जिस तरह उनका इस्तकबाल किया था, ज़रा वो भी देख ले कि वहाँ का मुसलमान किस कदर पुरजोश था। वो मुसलमान आज भी पुरजोश है, लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ कोई लीडरशिप मौजूद नहीं है कि हमें आज फिर अपने एक प्लेटफॉर्म पर ला सके। इसी के साथ में आखिरी कश्मीरी बच्ची का ये पैगाम सुनाना चाहता हूँ, और उसी के बाद ये प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो जाएगा, मैं ये चाहूँगा कि ये इस कश्मीरी बच्ची का पैगाम सुने कि ये कश्मीर के हवाले से आपको और दुनिया को क्या पैगाम दे रही है। कभी नहीं करेगा, ना कश्मीरी ने पिछले 70 सालों से सरेंडर किया, ना कश्मीरी आगे कभी सरेंडर करेगा। लेकिन कश्मीरी ऐसा नहीं है कि अगर अभी कश्मीर से आवाज, बहुत धीमी आवाज बाहर निकल रही है, लेकिन आवाज बाहर निकल रही है। मैं यहाँ पे, मैं कश्मीर की आवाज हूँ, मैं कश्मीर हूँ इस टाइम पे जो बोल रहा है। मेरे में जो ये गुस्सा है, ये कश्मीर के अंदर गुस्सा है। आपने मेरे से मेरी जमीन छीनी, आपने मुझे मेरे घर में बेघर कर दिया, और आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल खामोश रहूं? नहीं। और आप मेरे आंसुओं को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि मुझे बोल रहे हैं आप स्माइल कीजिए, और ये बता रहे लोगों को मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन आप मुझसे तो पूछिए कि मैं कितना खुश हूँ। तो ऐसा हो रहा है, ऐसा ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, हम इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर आपके सामने पेश होंगे, लेकिन उससे पहले आप अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल कीजिएगा। दुरानी साहब, आपका भी मेहरबानी, आप अपने वक्त देते हैं, नाज़रीन को वक्त देते हैं। खुदा हाफ़िज़।